रोहित गुस्से से बोला कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये मेरी स्टूडेंट है। पुलिस वाले व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसे और उसके पास खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखने लगे। रात के 3 बजे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हो प्रोफेसर साहब? पुलिस वाले के सवाल पर रोहित ने आंखें बंद कर ली। उसे फोन करने की भी इजाजत नहीं दी थी। तभी पुलिस वालों ने अपने हवलदार को बुलाकर कुछ आदेश दिए। उनकी बात सुनकर रोहित सन्न रह गया। वो उसे मंदिर जाने के लिए कह रहे थे और रोहित जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो सुन चुका था कि उसकी और उस लड़की की शादी करवाई जाएगी। उसने लाख मिन्नतें की पर पुलिस वालों ने अपनी मनमानी से ही काम किया। सुबह होने से पहले उनकी शादी करा दी गई। रोहित अपने पास खड़ी उस मासूम सी लड़की को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसका नाम पूनम था, पर इस वक्त वह उसे किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। कल रात वह किसी के साथ भागी थी और उसे बचाने की कोशिश में रोहित खुद फंस गया था। उसने उसे घर छोड़ा, लेकिन उसके घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया और रोहित के हवाले कर दिया। रोना बंद करो, वह गुस्से से चीख पड़ा। उसकी आवाज पर पूनम डरकर गाड़ी के दरवाजे से सट गई। वह उसका टीचर था और जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं था। रोहित का मन कर रहा था कि गाड़ी किसी चीज से ठोक दे। वो इंसान जिसने आज तक किसी की पसंद की शर्ट नहीं पहनी थी, आज उसकी शादी उसकी पसंद के बगैर हो गई थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे जबरदस्ती उसकी शादी करवाई गई थी। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। रोहित ने गुस्से में दरवाजा खोला और जोर से बंद किया। रोती हुई पूनम डर के मारे सहम गई। मरती क्या ना करती। वो भी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आई, जहां वो कुछ देर पहले गया था। अपने टीचर के घर वो उसकी बीवी बनकर आई थी और शर्म से जमीन में गड़ती जा रही थी। वो घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही स्वर्ग जैसा लगता था। हर चीज अपनी खूबसूरती का सबूत दे रही थी। पूनम लिविंग रूम में खड़ी होकर सब कुछ गौर से देख रही थी, जैसे अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त की चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। तभी रोहित वापस आया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। आज से तुम वहीं रहोगी, वो तुम्हारा कमरा है। समझ आया या फिर समझाऊं? उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। पूनम कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया और धीमी आवाज में हाँ कहा। उसके इतने आज्ञाकारी होने पर भी रोहित का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लगा सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है और अब वो मासूम बनने का नाटक कर रही है। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके घने सिल्की बाल माथे पर बिखरे हुए थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जहां से उसका चौड़ा सीना थोड़ा दिखाई दे रहा था। पूनम ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। आज से पहले पूनम ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वह हमेशा फॉर्मल कपड़ों में सलीके से तैयार होकर यूनिवर्सिटी आता था। यूनिवर्सिटी की हर लड़की का वो क्रश था, मगर उसने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं था। हर किसी को डांटना वो अपना हक समझता था और लड़कियां भी यही कहती थी, अगर प्रोफेसर रोहित डांटे नहीं तो वो इतने अच्छे लगते भी नहीं। उनकी खूबसूरती पर उनका गुस्सा तो जैसे बोनस लगता था। अब जाओगी भी या नहीं, खड़ी रहोगी? वह उसे चुपचाप खड़ा देखकर फिर गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पूनम सहम गई और धीरे धीरे कदम बढ़ाती कमरे के दरवाजे तक पहुंची। जाने से पहले उसने एक बार पलटकर उसे देखा। वो उसे गुस्से से घूर रहा था, मुट्ठियां भींचे और होठों को दबाए। पूनम ने नजरें झुका ली, कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही रोहित भी मुड़ गया। वो अकेला रहता था, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा। माँ बाप अमेरिका में रहते थे और वह यहीं अपना बिजनेस संभालता था। जब उसके प्रोफेसर ने विनती करते हुए उससे कुछ घंटे पढ़ाने को कहा था, तब से ही उसका यूनिवर्सिटी से रिश्ता जुड़ा था। वो अपने कमरे में आया। कमरा बाकी कमरों से बड़ा और शानदार था। पूरा कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट था, दीवारों से लेकर पर्दों तक, और यहाँ तक कि बेडशीट भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। कपड़े बदलकर वह आरामदायक टी शर्ट पहनकर बेड पर लेट गया। दिमाग में उथल पुथल थी। इतना गुस्सा, इतनी टेंशन कि नींद आना नामुमकिन था। उसने आंखें बंद की, पर दिमाग में बस वही शादी का मंजर घूम रहा था जो कुछ घंटे पहले जबरन हुआ था। उधर पूनम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो घुटनों में सिर छुपाए लगातार रोए जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो, जैसे आत्मा शरीर से निकल चुकी हो और अब बस एक बोझ बचा हो जिसे पूरी उम्र ढोना है। उसे याद आया वो मनहूस पल जब उसने अमन के साथ घर चलने की हामी भरी थी।
उसे क्या पता था कि लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे और घर वाले उसकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। क्या बेटियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं कि उनकी एक गलती पर उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए? क्या लोगों की बातें अपनी औलाद से ज्यादा जरूरी होती हैं? अब उसे समझ आ गया था। हाँ, लोगों की बातें ही सब कुछ होती हैं। उसके खुले बाल चेहरे पर बिखरे थे और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी नहीं पता चला। सच ही कहा गया है, नींद ऐसी चीज है जो सबसे मुश्किल हालात में भी आ जाती है। बैठे बैठे ही वो दीवार से टेक लगाकर सो गई। सुबह रोहित अपनी आदत के मुताबिक उठा। सबसे पहले नहाया, फिर नाश्ता बनाया। 2 टोस्ट, 2 आमलेट और 1 गिलास जूस। नाश्ता करके उसने खुद को हमेशा की तरह परफेक्ट तरीके से तैयार किया और बिना पीछे देखे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसने पूनम को जगाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह उन लोगों में से था जो अपने अंदर की हालत कभी जाहिर नहीं करते, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं ऐसा जताते हुए अपने रूटीन में लौट आया। पीछे लगभग 11 बजे के आसपास पूनम की आंख खुली। घर में गहरा सन्नाटा पसरा था। उसने कुछ खाया भी नहीं और दोबारा अपने कमरे में चली गई। कल की सारी बातें एक फिल्म की तरह उसके जहन में चलने लगी। उसे याद आया, कल यूनिवर्सिटी में सोसाइटी डिनर था जो रात 1 बजे तक चला। समिति के प्रेसिडेंट होने के नाते वो फंक्शन बीच में छोड़ नहीं सकती थी। जब 1 बजे के बाद यूनिवर्सिटी से निकलकर उसने घर फोन किया तो बार बार कॉल करने पर भी किसी ने उठाया नहीं। तभी उसका क्लास फेलो अमन उसके पास आया। पूनम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? पूनम ने कहा, कुछ नहीं, बस घर कॉल कर रही हूँ, और दोबारा नंबर मिलाया। अमन ने बनावटी चिंता के साथ कहा, इस वक्त आपके घर वाले नहीं आएंगे, उन्हें देर लगेगी, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू अमन, मगर मेरे घर वाले आने वाले हैं। उसने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अमन बार बार जिद करने लगा। घर वालों की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं मिला था। पूनम असमंजस में थी और तभी वो उसके साथ कार में बैठ ही रही थी कि रोहित ने उसे देख लिया। अभी कुछ देर पहले ही रोहित ने अमन को अपने दोस्तों के साथ बात करते सुना था। वे किसी लड़की को लेकर कुछ गलत प्लान बना रहे थे, और जब उसने पूनम को अमन के साथ गाड़ी में बैठते देखा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की पूनम ही है। मुझे इसे बचाना होगा, उसने मन ही मन कहा और तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। मगर इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाता, अमन गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। रोहित ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और अमन की कार के पीछे लगा दी। मेन रोड पर दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में आगे पीछे दौड़ रही थी। कुछ दूर जाकर रोहित ने अपनी गाड़ी आगे निकालकर अचानक ब्रेक लगा दी। पूनम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सिर झुका लिया। रोहित को अपनी तरफ आता देख अमन घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाता, रोहित ने पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि अमन झटके से बाहर निकला। सर, आप यहाँ इस वक्त? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। पूनम, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? रोहित की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सर, मैं इन्हें इनके घर ड्रॉप कर रहा था। अमन बोला ही था कि रोहित दहाड़ उठा। शट अप! उसकी गरजती आवाज ने कुछ पल के लिए अमन को खामोश कर दिया। अब ना वो कुछ बोल सकता था, ना पूनम को लेकर जा सकता था। रोहित ने पूनम को अपनी गाड़ी में बिठाया और अमन गुस्से में वहां से निकल गया। रोहित के मुंह से झुंझलाहट में शिट निकला। उसने गाड़ी चलाई और साथ ही गुस्से में कहा, दिमाग ठीक है आपका? आधी रात को किसी भी लड़के के साथ निकल पड़ी। अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है आपकी अच्छे बुरे की समझ ना हो। बिना सोचे समझे एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ गई। वह उसे लगातार डांटता जा रहा था और पूनम सिर झुकाए सब सुन रही थी। वह धीरे से बोली, सर, मुझे घर जाना था। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो जिद करने लगा। रोहित ने तीखे लहजे में कहा। उसने जिद की और आप मान गई? यूनिवर्सिटी में जब उसने पहली बार पूनम को देखा था तो उसकी प्रोफेशनलिज्म और सलीके से वह बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन आज उसकी ये लापरवाही देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। गाड़ी थोड़ी दूर चली ही थी कि एक पुलिस चौकी आ गई। हवलदार ने गाड़ी रुकवाई और खिड़की पर दस्तक दी। हवलदार ने तंज कसते हुए कहा, हाँ जी, तो ये तुम्हारी बीवी है या ऐसे ही लेकर जा रहे हो? दरअसल इन दिनों पुलिस बहुत एक्टिव थी।
कोठों और रेड लाइट एरिया पर लगातार छापे पड़ रहे थे, इसलिए रात में किसी मर्द और औरत को साथ देखकर शक करना आम हो गया था। श्रीमान मेरी स्टूडेंट है, घर ड्रॉप करने जा रहा था। रोहित ने सच्चाई वही बताई। रोहित के कहने पर हवलदार जोर से हंसा और बाकी हवलदार भी ठहाके मारने लगे। फिर जबरदस्ती उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। वहां एसएचओ पहले से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी प्रोफेसर साहब, तो भाई अब सच बोलिएगा, कहाँ लेकर जा रहे थे इस लड़की को? क्या घर से भगा कर ले जा रहे थे? एसएचओ ने भी पढ़े लिखे होने की लाज न रखी। नहीं सर, हमारा फंक्शन लेट खत्म हुआ है, इसलिए सर मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे थे, रोहित की बजाय पूनम ने जवाब दिया। तो सब रटा कर लाया है अच्छे से। उसकी बात पर रोहित खामोश रह गया। एसएचओ को पता ना था कि उसके सामने एक बिजनेस टाइकून रोहित आहूबलिया खड़ा है। सर आई एम सेइंग दिस लास्ट टाइम, मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा था बस, वह बर्दाश्त करते हुए बोला। अब चल, तेरे जैसे बहुत झूठे और मक्कार देखे हैं हमने। हवलदार विष्णु, चल लेकर चल इन्हें हमारे पास के मंदिर में। शायद वह एक अच्छा काम करने के मूड में था। अपनी तरफ से उन दोनों के नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ते में बदलने की कोशिश कर रहा था। सर ये जायजती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोहित गुस्से से दहाड़ा। उसने फोन करने के लिए मोबाइल निकाला ही कि तभी उसका फोन छीन लिया गया। अब वह किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया और पूनम तो सचमुच रोने लगी। ये क्या हो रहा था? लगभग 20 मिनट बाद वे सब मंदिर पहुंचे और जबरदस्ती शादी शुरू कर दी गई, जिस पर दोनों की सहमति नहीं थी। एसएचओ ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम नहीं चाहोगे कि कल तुम्हारी तस्वीर पूरे शहर में घूमे तो चुपचाप शादी कर लो। ना चाहते हुए भी रोहित ने पूनम को देखा। उसकी गलती से ये सब हुआ था। गुस्से से वह शादी की सारी रस्में निभाता चला गया, लेकिन साथ ही साथ वह पूनम को घूर घूर कर देख रहा था। पूनम तो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जबकि एसएचओ ने उसे घूर कर देखा। ना चाहते हुए भी वह शादी के लिए राजी होती चली गई। सोने पर सुहागा तो ये था कि उस एसएचओ ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए 1000 रुपए निकाले और पूनम के हाथ पर रख दिए। बेटियां खाली हाथ विदा होते अच्छी नहीं लगती। पूनम का दिल कर रहा था कि यह इस एसएचओ का कलेजा फाड़ दे। कुछ देर पहले जल्लाद बने उसने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी और अब उसका मायके का रोल निभा रहा था। पुलिस वालों ने रोहित को उसे खुश रखने की वार्निंग भी दी थी कि इस बच्ची का ख्याल रखना। पूनम का दिल किया कि इन लोगों को अभी यहीं पर जिंदा शूट कर दे। वह मंदिर से निकलते समय रोहित ने पूनम को देखा। वो आंसू पोंछते हुए दुपट्टे से नाक साफ कर रही थी। रोहित ने गुस्से से पूछा, अब क्या इरादे हैं? पूनम ने कहा, घर चलते हैं, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। वे उसके घर पहुंचे पर तब रात के 4 बज चुके थे और परिवार बुरी तरह परेशान था। एक मर्द के साथ उसकी वापसी देखकर सबके चेहरे कड़े हो गए। पूनम ने आगे बढ़कर सब कुछ बताया। गुस्से में उसके घर वाले बिल्कुल टूटे हुए थे। सबसे पहले उसके पिता आगे आए और बोले, जब तू इस आदमी से शादी कर चुकी है तो हमारे घर आने की क्या जरूरत है? निकल जाओ हमारे घर से, यहाँ तेरा अब कोई ठिकाना नहीं। शादी कर ली है तो अपने पति के साथ जाकर रहो। उसके पापा ने हाथ पकड़कर उसे और रोहित को घर से बाहर कर दिया। अब रोहित के पास उसे अपने साथ रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यूनिवर्सिटी के बाद वह अपने ऑफिस पहुंचा, जहां आज उसका सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकल रहा था। लगता है घर वालों ने बहुत इग्नोर किया है, एक लड़की ने दूसरे के कान में कहा, ये जाने बिना कि उनका बॉस अपनी नई नवेली बीवी को खुद ही इग्नोर करके आया था। दूसरी ने यह मानते हुए कहा कि वह अब भी कुंवारा है, अगर शादी हुई होती तो ऐसे ना होते। तभी रोहित की नजर उन पर पड़ी। तुम दोनों इधर आओ, उसने सख्त लहजे में कहा। कानों में ऐसी कौन सी बातें चल रही हैं जो मेरी बातों से ज्यादा जरूरी हैं? उसके गुस्से से दोनों सहम गई। कुछ नहीं सर, उन्होंने नजरें झुका ली। आई एम वार्निंग यू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आगे से मेरी किसी भी बात को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, उसने सख्ती से कहा और हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा। दोनों सोचने लगी, जितना शक्ल से खूबसूरत है, काश अंदर से भी उतना होता। शाम 6 बजे ऑफिस से निकलकर वह 6:30 बजे घर पहुंचा। वह रूटीन के मुताबिक अपने कमरे में गया। उसे पूनम का ख्याल तक नहीं था। कल रात जिसने एक लड़की को अपनी बीवी बनाया था, आज उसे वो जैसे भूल चुका था। नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद जब वह ओपन किचन में पहुंचा,
तभी अचानक पूनम का ध्यान आया। वह उसके कमरे की तरफ गया, दरवाजा खटखटाया और खोलते ही उसे सामने देखा। बाहर आओ, खाना खा लो, बस इतना कहकर वापस मुड़ गया। क्या दिन आ गए हैं, पूनम के मन में बस यही ख्याल उठा। सुबह फ्रेश होने के बाद उसने रोहित का ट्राउजर और ढीली ढीली शर्ट पहन ली थी। उसी हालत में बाहर आई। किचन सेल्फ के पास खड़े रोहित को देखकर उसकी आंखें भर आई। आई एम सॉरी सर। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। रोहित ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। पास्ता बनाकर टेबल पर रखा और 2 प्लेट निकाली। उसे खड़े देखकर बोला, अब मैं तुम्हारे आगे खाना परोसूं, विनती करूं, तब आकर बैठोगी। ताना मारते हुए उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप उसके सामने बैठ गई। रोहित ने खुद के लिए पास्ता निकाल ही रहा था कि उसने देखा पूनम अब भी खाली बैठी है। उसने झुंझलाहट में चमचा पटक दी और उसके प्लेट में पास्ता परोस दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रहा हूँ, उसके बाद डिवोर्स पेपर भी तैयार करवाऊंगा। उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, जैसे कोई खबर सुना रहा हो। डिवोर्स शब्द सुनते ही पूनम का दिल जोर से धड़क उठा। चाहे शादी कैसी भी हुई हो, पर तलाक सुनकर उसके अंदर कुछ टूट गया। वो चुपचाप उठी। कहाँ जा रही हो? बैठकर खाना खाओ, रोहित ने कहा। नहीं सर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। वह किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। उसके सामने रोना उसकी सबसे बड़ी हार होती, इसलिए खुद को संभालते हुए वह कमरे में चली गई। वह उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। किससे पूछकर तुमने ये कपड़े पहने? रोहित की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अपनी पसंदीदा शर्ट पूनम के तन पर देखकर उसका चेहरा तमतमा उठा था। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही पूनम टेबल से उठकर जाने लगी, उसकी नजर अपनी शर्ट पर पड़ी और वो तुरंत उसके पीछे आ गया। सर, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, पूनम ने झिझकते हुए कहा। आपकी अलमारी में ये कपड़े मिले, इसलिए पहन लिए। रोहित कुछ देर तक होठ भींचे गुस्से से उसे देखता रहा। फिर कमरे से बाहर गया और अपनी अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल कर लौटा। फौरन, अभी इसी वक्त ये शर्ट उतारो और ये वाली पहनो। उसने एक हल्की नीली शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, और आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? उसकी आंखों में सख्त आग थी। पूनम डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित का गुस्सा इस बात पर था कि उसने उसकी शर्ट पहनी, या इस बात पर कि वो शर्ट इतनी पतली थी कि उसके वजूद की झलक महसूस की जा सकती थी। अपनी नजरें चुराते हुए वो फिर भी उसे डांटता रहा, लेकिन सर, ये शर्ट बहुत बड़ी है और थोड़ी भारी भी। इतनी गर्मी में जैसा कहा वैसा करो, चेंज करके आओ, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मजबूरी में पूनम ने नीली शर्ट ली और बाथरूम में चली गई। जब वापस आई तो वो शर्ट सचमुच घुटनों तक आ रही थी, ढीली, लूज, लेकिन सुकून देने वाली थी। कम से कम अब उसका वजूद पूरी तरह ढक गया था। रोहित ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कल तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कुछ हॉस्टल्स देखे हैं, विजिट कर लेंगे। परसों से तुम यूनिवर्सिटी भी जाओगी। ये कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। पूनम बेड पर बैठी रह गई। मन में एक ही ख्याल था, अब कुछ तो करना पड़ेगा। वे यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। दुनिया ने भले उसे ठुकरा दिया हो, पर उसे खुद को संभालना ही था। उसने मोबाइल उठाया और अलग अलग ऑनलाइन जॉब्स देखने लगी। उसे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और सोसाइटी की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ने कभी वक्त ही नहीं छोड़ा था। अब हालात अलग थे। वो रोहित से पैसे नहीं मांग सकती थी। जब वह खुद उसे हॉस्टल भेजने की सोच रहा था, तो अपने खर्चे की जिम्मेदारी भी उसे खुद ही लेनी थी। सारी रात वो मोबाइल स्क्रीन पर टकी टकी लगाए अलग अलग वैकेंसी देखती रही। अगले दिन रोहित उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया। उसने पूनम के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी और वहीं उसने एक सूट बदल भी लिया। वह हर चीज का दाम नोट करती जा रही थी ताकि बाद में पैसे लौटा सके। उन्हें एक हॉस्टल पसंद आया, लेकिन वहां एडमिशन 1 महीने बाद होने थे, इसलिए तय हुआ कि तब तक वह रोहित के साथ उसी घर में रहेगी। अगले दिन पूनम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। नाश्ता रोहित ने ही बनाया था। 2 दिन से कुछ ना खाने के कारण ब्रेड खाते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। रोहित ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोले बिना उठ गया। थोड़ी देर बाद पूनम बैग लेकर बाहर आई। उसे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन रोहित वहां नहीं था। वह कैब बुक करने ही वाली थी कि तभी नीचे पार्किंग से रोहित गाड़ी लेकर आया। वह उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, मगर टीचर की बात टाल नहीं सकी।
रास्ते भर वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसकी दोस्त नैना मिली। नैना ने उसे गले लगाते हुए पूछा, पूनम, तू कल क्यों नहीं आई? पूनम को जैसे किसी अपने की जरूरत थी जिसके सामने वह अपने दिल का दर्द हल्का कर सके। नैना के गले लगते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे पूनम, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? उसी वक्त रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और पूनम की नजरें भी उससे मिली।